हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका टेंस का पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हम लोग पहले देख चुके हैं और मैं स्टार्ट ही किया था ग्रामर को कंप्लीट ग्रामर के नाम से। कंप्लीट ग्रामर में भी स्टार्ट किया था मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स इन टेंस। और देखिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात आपको ध्यान ये देना है कि 2-3 ऐसे चैप्टर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिसको आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो उसको बहुत गहराई तक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ प्री पास करने के लिए तो नहीं जा रहे, मेंस भी आपको पास करने हैं और मेंस में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछते हैं। और होता यह है, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हर स्टूडेंट आता है खुश होकर के एग्ज़ाम देने के बाद कि मैंने तो 100 में मतलब 200 में मैंने 190 किया है, 180 किया है, 200 किया है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि 130, 120, 110 भी नहीं ला पाते। उनको लगता है कि नहीं मैंने सही करके आया है, लेकिन उनको नहीं पता कि आखिर वो गलत कहाँ कर बैठे। तो गलत कर बैठते हैं, बस 3-4 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है जो उनको लगता है कि मैं पहले सुना हूँ, जबकि वो सुने नहीं होते। वो कॉमन ग्रामर का जो रूल पढ़ के जाते हैं उससे वो उसको कनेक्ट कर लेते हैं और उनको लगता है कि यही रूल वहाँ भी लागू हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं 3-4 ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपको बहुत डेप्थ में पढ़ने हैं। नहीं पढ़ोगे आप मेंस के एग्जाम को गड़बड़ कर दोगे। और वो चैप्टर है कौन कौन। फर्स्ट नंबर का जो है वो है आपका टेंस। ये टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ना है। और मैंने टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि केमिस्ट्री से रिलेट करके, है ना, कि उस ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी डीप पढ़ना पड़ेगा। जो मैं एग्जांपल बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। जितने सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ टेंस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो आपको उन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखो टेंस के अंदर वैसे तो मूड्स अलग चैप्टर होता है और कंडीशनल भी अलग चैप्टर होता है, लेकिन मैं इसको एक ही चैप्टर में काउंट कर रहा हूँ टेंस के अंदर, क्योंकि टेंस से कनेक्ट करते हुए इन तीनों चैप्टर को पढ़ेंगे। वरना आप मूड्स को अलग पढ़ोगे, कंडीशनल को टेंस के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ते हो, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ते हो, उसके बाद कंडीशनल पढ़ोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर आपस में बहुत ज़्यादा ही इंटरलिंक्ड होते हैं और कन्फ्यूजिंग होते हैं। इंटरलिंक तो कम, लेकिन कन्फ्यूजन वाला ज़्यादा चीज़ें इसमें होती हैं, है ना। तो क्या करना है, इन तीनों को इकट्ठे एक साथ पढ़ना है और सीक्वेंस में। अब यहाँ पर देख लो, सेकंड नंबर है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसको कहते हैं। थर्ड नंबर में है नरेशन, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नरेशन में भी आपसे पूछे जाते हैं 25 से 30 क्वेश्चन। तो ये सारे चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है ना। नाउन, प्रोनाउन, लोग पता है जैसे टीचर के सामने जाते हैं ना, सर नाउन से शुरू करो, प्रोनाउन से शुरू करो, क्यों कहते हैं पता है? इसके पीछे का एक साइकोलॉजी होता है। वो साइकोलॉजी क्या है कि जो चैप्टर पर आपका कमांड होता है, तो आपको लगता है कि अगर उस चैप्टर को सर अगर पढ़ाते हैं और मैं क्लास में थोड़ा बहुत भी क्या करूँगा, जवाब दूंगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और हकीकत यही है कि अगर आप नाउन बचपन से पढ़े हो और सर भी नाउन स्टार्ट किए हैं, तो आप जवाब दे पाओगे और आप समझ पाओगे। और जो टीचर होते हैं ना, जो आसान टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा सा अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि आसान टॉपिक तो हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जब आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो, जब आप जोश में जाते हो ना, कोचिंग कभी भी जाते हो और ज्वाइन करते हो ऑनलाइन क्लासेस, तो आप जोश में जाते हो, तो जोश में जाते हो तो जोश आपका बना हुआ रहता है। तो इसी दरमियान में क्यों ना, इसी जोश के दरमियान में क्यों ना हम डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर को स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जोश बना रहे और आप अच्छे से डिफ़िकल्ट पोर्शन को भी उसी धुन में कंप्लीट कर पाओ, है ना। क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते लास्ट में पढ़ोगे डिफ़िकल्ट चैप्टर को तो बोर हो चुके होगे पहले से, और बाद में आप पता चला कि दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है ना। तो डिफ़िकल्ट पोर्शन को स्टार्टिंग में पढ़ो और ये जो आसान आसान टॉपिक होते हैं उसको लास्ट में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रा बातें करते हैं, देख लो। आज पार्ट नंबर 3 है टेंस का, और इकट्ठे हम लोग पूरे टेंस को पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कहाँ नहीं होता, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। गौर करना आप लोग एग्जाम्पल पे, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी कराऊंगा, तो उस पर। अब जो लोग नए हैं, नहीं जानते, तो टेलीग्राम पर देख लो, आप सर्च करोगे त्रिगीतम लिखोगे ना, तो आपको 2 ग्रुप दिखाई देगा, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों ज्वाइन हो सकते हो, दोनों पे डेली बेसिस पे मिलते हैं क्विजेस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। अब जरा बात करते हैं, देखो ये है प्रैक्टिस बैच, जिसका नाम मैंने दिया हुआ था पर्सनल गाइडेंस। इसमें मैं पर्सनली आपको क्या करता हूँ, व्हाट्सएप पे टास्क देता हूँ। टास्क जैसे कंप्लीट करते हो तो उसी टास्क में से सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं आपके, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो
आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ चीज़ नहीं वहाँ पे लिखना है। सिंपल से जाओ, सिंपल से बोलो कि प्रैक्टिस बैच लिखो, आप फिर पर्सनल गाइडेंस लिखो, मैं समझ जाऊँगा। फिर मैं आपको प्रोसीजर सेंड करूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, अप्रोप्रिएट लगेगा आपके लिए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर जो पैसे पे करने होते हैं उसको पे करोगे और क्या, उसके बाद आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे और मैं आपको सेंड करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है। और इसमें पे इसलिए करना होता है क्योंकि बहुत मेहनत है टेस्ट क्रिएट करने में, और टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में मुझे भी पे करने होते हैं। तो कोशिश करो क्या कि इसको ज्वाइन करो और फ़ायदा इसका उठाओ। एकदम सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी कर पाओगे। और इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करोगे, क्या लिखोगे, प्रैक्टिस बैच या फिर पर्सनल गाइडेंस, मैं समझ जाऊँगा। हाय हेलो कुछ नहीं करना है। अब जरा देख लो, आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, द डेथ ऑफ माई नेबर प्रूव्ड दैट अ लिटिल नॉलेज वॉज ए डेंजरस थिंग। क्या इसमें एरर है, आपको ढूंढना है। अब जरा देख लो, यहाँ पर क्या है, बोला है कि डेथ हुआ जो मेरे नेबर में, वो प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि अ लिटिल नॉलेज वॉज ए डेंजरस थिंग, कि नीम हकीम खतरे में जान था, है ना। वॉज का यूज हुआ यहाँ पे। अब आप कहोगे बिल्कुल सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रूव्ड, ये है पास्ट टेंस में, अ लिटिल नॉलेज वॉज, अब यहाँ पर वॉज आ गया है तो ये भी क्या है, पास्ट टेंस में, तो दोनों करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपने रूल पढ़ रखा है ना, कि अगर इस पार्ट में अगर क्या हो, पास्ट टेंस में हो, तो आगे वाले पार्ट में भी क्या होना चाहिए, टेंस पास्ट में ही होना चाहिए। पास्ट में तो है लेकिन फिर भी ये एरर है। तो क्या एरर है भाई, तो यहाँ पर वॉज की जगह पर, यहाँ पर वॉज की जगह पर ईज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक फिक्स तरीके का फ्रेज होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके टेंस में हेर फेर नहीं कर सकते। तो ये हमेशा होता है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ना कि वॉज। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज की जगह इज होगा। इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो मैं लिख करके लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको मुश्किल ना हो नोट्स बनाने में। फिर क्या है, अ बर्ड इन द हैंड वॉज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब होता है कि 9 नगदना 13 उधार। इसका मतलब क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने हिंदी में, 9 नगदना 13 उधार। मतलब कहने का मतलब है कि आपके हाथ में जो चीज़, एक ही पक्षी है ना, तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब एक शिकारी अगर जाता है क्या करने, शिकारी करने, और एक ही पक्षी है हाथ में, तो उसको बजाय साइड में रखने के ढूंढने ना लग जाओ कि 2 पक्षी हमें बुश में दिखाई दिया, झाड़ी में दिखाई दिया, तो उसके पीछे दौड़ेंगे और इस पक्षी को हम साइड में रख देंगे। ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब है कि जो हाथ में है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। जैसे कहते हैं ना कि धन का पैसा, मतलब हाथ का पैसा, और हाथ का जो विद्या है वो हमेशा काम आता है, दूसरे के हाथ वाला काम नहीं आता। वही खेल यहाँ भी है, तो इसके पीछे नहीं भागना है। इसका जो भी मीनिंग है, इसके बारे में प्रभाव जो मैं पढ़ाऊंगा, वैसे प्रभाव आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है, बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग बाद में कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अ बर्ड इन द हैंड वॉज वर्थ टू इन द बुश। तो यहाँ पर क्या एरर है, तो यहाँ भी वॉज नहीं होगा, यहाँ पर ईज होगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स तरीके का प्रभाव होता है जिसके टेंस में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। जरा देख लो, आज का फर्स्ट नंबर देख लो कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 है। यहाँ कह रहा है कि प्रोवर्ब्स जिनके स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जितने भी आप प्रोवर्ब्स देखोगे सब के सब आपको दिखाई देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में भी, किसमें, इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज नहीं होना चाहिए था, ईज होना चाहिए था। यहाँ पर वॉज नहीं होना चाहिए था, ईज होना चाहिए था। ये सबके टेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या, एक दो इसमें क्या है, इसमें एक दो कह सकते हो कि एक्सेप्शन भी है। जैसे, और बहुत कम है, मतलब अगर देखोगे 99.9% आपको दिखाई देगा अगर, तो वो यही दिखाई देगा कि सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एक दो को छोड़ करके। तो देखो क्या है, पहले देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रोवर्ब्स, वो ऊपर ऊपर से पूछा जाता है। जो एग्जाम सेट करने वाला होता है क्वेश्चन, तो उसको पता होता है कि जो बचपन से पढ़ते आए हैं स्टूडेंट, उसके बारे में उसको याद है या नहीं है, या फिर उसके बारे में कुछ नॉलेज रखता है कि नहीं। तो ऊपर ऊपर वाले चीज़ों को पूछता है, जो आप काफ़ी फेमिलियर होते हो इन सारे प्रोवर्ब से। बहुत ज़्यादा लेंदी वाला नहीं पूछता, जो कभी अनसुना सा है, कभी आपने सुना ही नहीं है, तो वैसी चीज़ों को नहीं पूछता। तो मान लिया जब मैंने 100 का लिस्ट दिया हुआ है ग्रुप में, है ना, 100 का लिस्ट दिया हुआ है, पढ़ पाते हो तो सबको पढ़ो, नहीं पढ़ पाते हो तो बस इतने को पढ़ लो, काफ़ी है, समझ जाओगे। और वैसे आपको अगर ध्यान में आ जाए, आपको आभास हो जाए एग्जाम में कि ये प्रोवर्ब भी है, तो उसको सिंपल क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देना है, एकदम आंख मूंद करके। ठीक है, इसके एक दो जो होते हैं वो एक्सेप्शन है, वो जरा देख लो। एक्सेप्शन को पहले देख लो। यहाँ पर है, रोम वॉज नॉट बीट इन अ डे, मतलब हथेली पर सरसों नहीं जमती। कहने का मतलब है कि सरसों को
जमने में, मतलब उगाने में क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है। तो तत्क्षण हम नहीं कर सकते, अपने सरसों को नहीं उगा सकते हथेली पर। कहने का मतलब है हथेली पर रखेंगे तो हथेली को आप ऐसे तो नहीं किए रहोगे, है ना। मतलब बहुत देर तक तो हथेली को एक पोजीशन में नहीं रख सकते सरसों को जमाने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो यहाँ पर वॉज जो है ये पास्ट में है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एक यहाँ पर अ ड्रॉनिंग मैन विल कैच एट अ स्ट्रो, मतलब डूबते को तिनके का सहारा, है ना। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और उसको कोई छोटा सा कोई सहारा दे दे और उससे वो बच जाता है, तब ये यूज़ करते हैं कि अ ड्रॉनिंग मैन, मतलब कोई डूबता हुआ इंसान है जो स्ट्रॉ, पुआल, है ना, स्ट्रॉ, छोटा सा स्ट्रॉ के बदौलत वो क्या किया, कैच करके वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर व्हील का प्रयोग हुआ है, जो कि ये करेक्ट है। तो इन दोनों को याद रखना, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक आपको पास्ट में मिल गया, एक आपको फ्यूचर में मिल गया, जो कि फिक्स है ना। इसके स्ट्रक्चर को चेंज हम नहीं कर सकते। तो ये दो ही इसके एक्सेप्शन है। बाकी इसको भी अगर गौर करोगे तो शैल का यूज हुआ है, शैल का यूज हुआ है, तो ये आप कहोगे कि ये फ्यूचर में, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं है। क्यों नहीं, ये जरा देख लो। एक कंडीशनल सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही है। यहाँ पर है एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है देखोगे कि एज से स्टार्ट हुआ है, मतलब कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है, जिसके मेन पार्ट में अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, सो का मतलब होता है बोना, किसी चीज़ को बो देते हो, है ना। तो वैसे ही आप उसको क्या करोगे, काटोगे भी, मतलब जिस तरीके की खेती आप लगाओगे उसी तरीके की खेती को आप काटोगे, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर है कि इस पार्ट में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, मतलब मेन क्लॉज में, मेन पार्ट में अगर क्या है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक किस में हो जाता है, वो हो जाता है फ्यूचर में, ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको कहते हैं। इसी तरीके से एज द क्रो इज सो द एग्स शैल बी, चूहे के बच्चे बील ही खोदते हैं, समझ रहे हो। मतलब जो जैसे जिसका नर्चरिंग हुआ है वैसे काम वो बंदा वैसा करता है, उसको उसके सेंस में ये बोला गया है। तो जरा देख लो, यहाँ पर ईज है, मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, समझ लो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो द एग्स शैल बी, और ये क्या है, ये सेंटेंस है आपका कंडीशनल वाला, इसलिए अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही है, ये फ्यूचर का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने क्या किया हुआ है, इसको रख दिया हूँ ताकि आपके दिमाग में ये ना उठे क्वेश्चन कि सर ये शैल था, फ्यूचर में था, है ना। तो इसलिए इसको मैं एक्सेप्शन में रखा हूँ। बस ये 4 एक्सेप्शन में याद कर लो, और बाकी क्या करना है, बाकी ये सारे को पढ़ लो, देख लो। एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूँ। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, नौ नगदना तेरा उधार। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे में जाना, है ना। मतलब थोड़ा सा नॉलेज होता है और बड़े बड़े बीमारी का इलाज करने चल जाते हैं, बाद में पता चलता है पेशेंट को मार दिया, तो उसके लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका भी यूज किया होगा आपने। अ वाइज फो इज बेटर दैन अ फुलिश फ्रेंड, मूर्ख मित्र से चतुर शत्रु अच्छा होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, समय पर काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त है। अब आप गौर कर रहे होगे सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, देखो ईज है ना, क्वेरल्स है, यहाँ पर ईज है, फिर अ ब्लाइंड मैन ईज, है ना, ईज है, देख लो सब जगह। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, देख लो सब सिंपल प्रेजेंट में। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, है ना। अब यहाँ पर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अब एंड्स का यूज हुआ है, मतलब क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, देख रहे हो। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। नेक्स्ट, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, ये भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, तोता चना बाजे घना, मतलब जिसके पास कम नॉलेज होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है अपने नॉलेज का। तो ये आप समझ गए कि किसके क्या मीनिंग होते हैं, और सारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होते हैं। मतलब 99% मैंने बता दिया ना कि अगर आपको प्रतीत हो जाए एग्जाम में कि ये प्रोवर्ब है, कहावत है, तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में आंख बंद करके डाल दो और रख दो। और ये क्या करना है, आपको 4 एक्सेप्शन में ध्यान में रखने हैं। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब देखो, मैं ज़्यादा डिस्कस करने से, मतलब जो आपको टाइम देता हूँ ना क्वेश्चन लगाने का, उससे बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए, मैं सिंपल सी बात है कि मैं ये आपको बताते चलूँ क्या, कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परमानेंट फैक्ट हो, है ना, जो फैक्ट बिल्कुल परमानेंट हो, चेंज ना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वाटर इज़ बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है।
अगर मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा, ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ते हो तो हिंदी में एक्सेप्टेबल है इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये करेक्ट है, लेकिन ग्रामर इसको गलत, ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। देखो कैसे, यहाँ पर इज बॉइलिंग है जो कि गलत है। अगर मान लो इतना ही पार्ट रहता वाटर इज बॉइलिंग तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये जो दे दिया ना एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसको क्या कर दिया है, यूनिवर्सल ट्रूथ में इंडिकेट कर दिया है कि ये परमानेंट फैक्ट है। तो परमानेंट फैक्ट है तो ये कंटिन्यूस में कैसे होगा, ये इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंडेफिनिट बना दो, यहाँ पर है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो बॉयल्स यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ये इसको दे करके ये इसको बता दिया है कि ये परमानेंट फैक्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलता है, ठीक। और सिर्फ इतना रहता तो क्यों करेक्ट होता, क्यों, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है कि वो बॉयल कर रहा है, तो इतना होता तो करेक्ट होता, समझ गए। और क्यों करेक्ट नहीं ये भी मैं बता दिया कि इसको डाल करके ये बता दिया है कि ये परमानेंट फैक्ट है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। यहाँ पर है अगर कहेंगे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, कि देखो सूरज जो है वो पूरब में उग रहा है, तो मान लिया जाए आप सुबह सुबह उठते हो और भगवान सूर्य की तरफ खड़े होकर के कहते हो कि देखो उग रहा है, तो ये तो करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है कि जो भी परमानेंट फैक्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ना कि कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, इसलिए ये गलत है और इसको लिखना पड़ेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, और ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैन वॉज मॉर्टल, ये गलत है ना, मरणशील है था आदमी, नहीं, आदमी तो मरणशील है ही, वो हमेशा के लिए जिंदा थोड़े ना रह सकता है, ये तो परमानेंट फैक्ट है, तो मैन इज मॉर्टल होगा करेक्ट। यहाँ पर है आइंस्टाइन फेल्ट दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड एवरीथिंग डाउन। अब आप कहोगे कि सर स्टार्ट हुआ है सेंटेंस पास्ट टेंस में, तो आगे भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या एरर है, जबकि पास्ट था, तो एरर इसलिए है क्योंकि ये पार्ट तो उसने फेल्ट किया था, ये सही है ना, पास्ट में ही हुआ ये घटना, लेकिन ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपका परमानेंट फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या कह रहा है कि आइंस्टाइन ने ऐसा महसूस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हर एक चीज़ को अपने तरफ नीचे खींचता है, ठीक है, तो पुल्स होगा ना कि पुल्ड, तो समझ गए यहाँ पर। नेक्स्ट है देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर है आर्किमिडीज रियलाइज्ड, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, रियलाइज्ड दैट एन ऑब्जेक्ट लॉस्ट वेट इनसाइड वाटर। अब देखो होता क्या है कि इसके पहले वाले रूल में भी मैंने देखा, क्या देखा हमने कि फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आपको दिखाई दे दे मेन क्लॉज में कि ये पास्ट टेंस में है, तो आगे भी पास्ट टेंस में होगा, और यही सोच करके आप लोग गलत कर देते हो एग्जाम में, जो कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर ये भी गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि ये परमानेंट फैक्ट है आपका, आर्किमिडीज रियलाइज दैट एन ऑब्जेक्ट लूजेस वेट इनसाइड वाटर, है ना, पानी के अंदर कोई भी वस्तु अपना वेट को, वजन को क्या करता है, घटा देता है ना, हल्का लगता है आप कोई भी चीज़ों को उठाते हो पानी के अंदर, तो यहाँ पर लूजेस होगा ना कि लॉस्ट होगा, क्योंकि ये परमानेंट फैक्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको रखना पड़ेगा। तो इस रूल को भी समझ गए, देख लो एक बार और कि परमानेंट फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, ना कि कंटिन्यूअस में, ना कि अदर चीज़ में, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरे इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट में भी इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर में भी होता है, लेकिन नहीं, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 10। ये क्या कह रहा है, देख लो, ये कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने होते हैं, है ना, तो उससे पता चलता है फ्रीक्वेंट और फिर रेगुलर और फिर हैबिचुअल एक्शन का पता चलता है। मैं समझाऊंगा इसके बारे में, और इसका यूज़ इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब इंडेफिनिट आ गया यहाँ पे, तो सिर्फ प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, पास्ट इंडेफिनिट भी और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इसका यूज़ करते हैं। और कैसे पता चलेगा आपको कि कोई एक्शन फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंट का मतलब समझ लो जो बार बार होने वाला एक्शन है, रेगुलर एक्शन है जो रेगुलर बेसिस पे होता है, किसी का हैबिट है वो हैबिचुअल है, तो भी उसका कैसे पता करेंगे, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता करेंगे। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है ज़रा देख लो, यूजुअली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ओकेजनली, एवरीडे, सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, मतलब शायद ही कभी। ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, अक्सर, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को आप ध्यान में रख सकते हो, सिर्फ इस चीज़ को याद रखें कि इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंट होने वाले, शो करने वाले वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इससे पता चलेगा कि कोई भी एक्शन फ्रीक्वेंट है, रेगुलर है, हैबिचुअल है। और जैसे आपको दिख जाए तो समझ जाना कि उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ ये वाले वर्ड को देखते ही हम डिसाइड कर लेंगे कि सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो ऐसा नहीं है। वो कभी कभी परफेक्ट में भी यूज होता है। कैसे होता है मैं आगे के चर्चा में डिस्कस करूंगा मैं, है ना। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, जरा देख लो। यहाँ पर एक और वर्ड होता है ऑलवेज, ये भी तो आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड होता है नेवर, ये भी तो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, लेकिन इसमें मैं इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि इन दोनों को स्पेशल तरीके से आगे देखने वाले हैं। जरा देख लो, अभी देख लो, पहले जितने वर्ड्स के बारे में मेंशन किया है उसके बारे में। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है नेवर का यूज, यहाँ भी है, देख लो। आई नेवर टेक मेडिसिन व्हेन आई एम इल, कि मैं कभी मेडिसिन नहीं लेता जब मैं बीमार होता हूँ। तो ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि आई नेवर टेक मेडिसिन, टेक है ना, तो आप समझ गए कि ये क्या है, टुक तो है नहीं, हैव टेकन तो है नहीं, तो ये सिंपल सी बात है कि ये इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए। यहाँ पर क्या है, आई वॉज नेवर लेट ड्यूरिंग माई टीचिंग करियर, टीचिंग करियर में मैंने कभी लेट नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वॉज का इस्तेमाल हुआ, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। कैसे पता चला, यहाँ पर वर्ड का यूज हुआ है नेवर का, यहाँ भी नेवर का यूज हुआ था। इसी तरीके से आपका ही विल नेवर लिसन टू मी दैट्स श्योर, मतलब वो कभी भी मेरी बात को नहीं मानेगा, ये तो फिक्स है। तो विल नेवर का यूज हुआ, विल नेवर लिसन, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है। कैसे पता चला कि ये नेवर में था, नेवर वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इसका यूज हम किसमें कर सकते हैं, तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। और ये नेवर वर्ड के वजह से आप इसको पकड़ पाए कि फ्रीक्वेंट एक्शन है ना। हमेशा मैं लगभग ऐसे ही करता हूँ, है ना, और फिर ऐसा नहीं करता हूँ, तो ये फ्रीक्वेंट को शो कर रहा है, फिर हैबिट को शो कर रहा है ना, रेगुलर एक्शन को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन है ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर ही, है ना, प्रायः। हम क्या करते हैं, इसको देखते ही इस वर्ड को क्या समझ जाएंगे कि इस एक्शन को, यहाँ पर जो भी एक्शन होगा, गोइंग का एक्शन है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ये फ्रीक्वेंट एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है हाउ ऑफन आर यू गोइंग होम, तुम कितने जल्दी जल्दी घर जाते हो, है ना, प्रायः कितने जल्दी घर जाते हो। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, है ना, या फिर जा रहे हो, है ना। तो आर है यहाँ पर, आर गोइंग, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होगा। इसका यूज होता है इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट में था, यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, मतलब आर गोइंग है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिए, हाउ ऑफन डू यू गो होम। ठीक है, तो डू यू गो होम का मतलब समझ गए। कैसे पता चला इंडेफिनिट में रखना है, ऑफन वाले वर्ड को देख करके। इसी तरीके से आगे का वर्ड है ही इज़ सेल्डम मिसिंग हिज क्लासेस, कि वो शायद ही अपने क्लास को मिस कर रहा है ना, शायद ही। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इज़ अगर लगा दिए सेल्डम के साथ तो ये बन जाता है आपका क्या, ये बन जाता है कंटिन्यूअस टेंस, जो कि ये गलत है। रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, रूल के हिसाब से होना चाहिए कि अगर सेल्डम वर्ड है यहाँ पर अगर सेल्डम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट एक्शन को बता रहा है और फिर हैबिट वाले चीज़ को बता रहा है, तो यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा किसमें, इसको रखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसका स्ट्रक्चर होता है ही सेल्डम मिसेस हिज क्लासेस। समझ गए। नेक्स्ट है, देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये कह रहा है माई ग्रैंड फादर इज एवरी डे टेकिंग पिल्स फॉर हिज डिजीज। देख रहे हो, अब एवरी डे वर्ड से यहाँ पर पता चल गया है क्या कि ये एक्शन फ्रीक्वेंट है, हैबिट का एक्शन है, क्योंकि वो अपने डिजीज़ के लिए क्या करते हैं, हमेशा, मतलब एवरी डे, हर एक दिन क्या करते हैं, पिल्स को लेते हैं, दवाई को लेते हैं। ठीक है, तो लेते हैं, तो यहाँ पर इज टेकिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा टेक्स का यूज़। क्यों, क्योंकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा, ना कि कंटिन्यूअस में। तो कैसे गलत है, कैसे गलत नहीं है, ये आप समझ गए। तो रूल क्या कह रहा था, जरा ध्यान से समझो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अगर नोट्स बनाओगे तो इसमें ऐड कर लेना, ऑलवेज और नेवर को भी यूज़ कर लेना, लेकिन उसको एक अलग तरीके से देखेंगे हम लोग साथ में आगे। ठीक है, आगे के रूल में। तो समझ गए कि इसको किस में रखना पड़ेगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस में यूज इसका नहीं होता, कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं होता, सिर्फ दो वर्ड को छोड़ के, ऑलवेज और नेवर। देखेंगे हम लोग इसके ऊपर विशेष तरीके से। देख लो
यहाँ पर स्पेशल यूज बताया गया है। किसका स्पेशल यूज? ऑलवेज। यहाँ पर बोला है कि अगर ऑलवेज के साथ वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो यह एक हैबिचुअल एक्शन को बताता है। रूल थोड़ा सा पलट गया कि अगर ऑलवेज वर्ब के साथ लगा हुआ है, एक्शन के साथ लगा हुआ है, और अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तब वो हैबिचुअल एक्शन को बताता है। लेकिन अगर ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कह रहा हूँ, ठीक है, खैर पास्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसा इस्तेमाल होता है, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में कंटिन्यूअस में यूज होता है ऑलवेज का भी। जैसे इसके पहले वाले रूल में देखें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में और फिर पास्ट इंडिफिनिट में और फिर फ्यूचर इंडिफिनिट में यूज होता है ऑलवेज का, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस में बाकी चीज़ों का यूज नहीं होता, सिर्फ ऑलवेज को छोड़ करके। यहाँ पर इस रूल को देख रहे हैं, ऑलवेज जो है वो कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, लेकिन वहाँ पर माजरा कुछ और होता है। क्या होता है? तो वहाँ पर ये होता है कि उस वर्ब के प्रति बोलने वाले का इरिटेशन या खीज शो करता है। अगर आपने कभी भी ऑलवेज शब्द को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख लिया, तो समझ जाना कि उससे इरिटेशन का बोध होता है, ठीक है। वो गलत नहीं होगा, वो इरिटेशन का बोध कराएगा आपको, ठीक है। मतलब मीनिंग उसका प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही होगा, लेकिन उसका जो इमोशन होता है वो निगेटिव होता है, आपको इरिटेट करने का वो फीलिंग दिलाएगा। ज़रा देख लो कैसे। यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट वाला देख लो। यहाँ पर 5th नंबर, ही इज़ ऑलवेज टेकिंग पिल्स बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। वह हमेशा क्या करता है? दवाई लेता है, दवाई खाता है, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बीमारी के वजह से। तो क्या ये सही है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इससे इस सेंटेंस को पढ़ करके आपको पता चल रहा है कि ये इरिटेशन को बोध करा रहा है। भाई इरिटेशन का क्या सवाल है? जब वो बीमार है तभी तो रेगुलर तरीके से क्या कर रहा है? ले रहा है मेडिसिन को, है ना। तो ये अगर इरिटेशन को शो नहीं करता, ये खींच को शो नहीं करता, तो इसको रखना पड़ेगा आपको किसमें? अगर ऑलवेज का यूज़ कर रहे हो तो इसको रखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि ही ऑलवेज टेक्स पिल्स बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, क्योंकि ये हैबिट को शो कर रहा है, फिर रेगुलर एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंट एक्शन को शो कर रहा है। समझ गए बात को कि क्यों ये गलत था कंटिन्यूअस में रखने से, और क्यों ये सही था, ये समझ गए। अब जरा देखते हैं पहला एग्जाम्पल को। यहाँ बोला ही ऑलवेज गोज ऑन अ वॉक आफ्टर डिनर। ये तो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है ये जरा समझ जाओ। ही ऑलवेज गोज ऑन अ वॉक आफ्टर डिनर, ये हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। अब ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन को बताता है कि डिनर के बाद वो वॉक पे जाता ही जाता है। यहाँ पर गोज का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये हैबिट को शो कर रहा है ना। ये सेंटेंस जो है हैबिट को शो कर रहा है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं। यहाँ नहीं कह सकते कि ही इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन ए वॉक आफ्टर डिनर, वो कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कंटिन्यूअस टेंस में अगर ऑलवेज का इस्तेमाल हुआ तो उससे इरिटेशन का बोध होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। लेकिन इससे तो कोई सवाल ही नहीं कि इरिटेशन का बोध हो, ये तो हैबिट को शो कर रहा है। अब आगे वाला देखो, ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड्स ब्यूटी वेन एवर वी मीट। अब इससे थोड़ा सा इरिटेशन का बोध हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि वो बंदा जो है जब भी मेरे से मिलता है तो अपनी गर्लफ्रेंड के ब्यूटी के बारे में बार बार बातें करता है ना, तो आपको मतलब लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है ना, इरिटेट हो रहे हो उसके बातों से, तो यहाँ पर कहना इज़ ऑलवेज टॉकिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उससे इरिटेशन का बोध हो रहा है। इसी तरीके से ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग आई विश ही वुड शट अप। जैसे देखो ये सेंटेंस मान लो यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग, वह हमेशा बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इससे जो है इरिटेशन का बोध नहीं होता। तो इरिटेशन का बोध कैसे होता है? अगला सेंटेंस से ये इरिटेशन का बोध करा देता है कि आई विश ही वुड शट अप, मैं ऐसा विश करता हूँ कि वो शांत होता है ना, अपना मुंह शांत बंद रखता है ना। तो ये सेंटेंस को ऐड करके ये बता दिया है कि ये सेंटेंस जो है इरिटेशन का बोध करा रहा है। अगर ये सिंगल रहता तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता। तो कैसे सही है? क्योंकि ये इरिटेशन वाला सेंटेंस है। इरिटेशन वाला सेंटेंस का बोध कैसे हुआ ये आप समझ गए, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐड हुआ था, है ना। क्या ऐड हुआ था? इस सेंटेंस का ऐड होने से पता चल रहा है कि इरिटेशन का बोध जाहिर कर रहा है, इसलिए ये करेक्ट है। फिर आई डोंट लाइक देम बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो यहाँ पर अगर रहता दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, सिर्फ इतना रहता
तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि ऑलवेज का इस्तेमाल हुआ है और इससे सिर्फ इस सेंटेंस से इरिटेशन का बोध हो ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर इरिटेशन का बोध कैसे हो रहा है? आई डोंट लाइक, ये वर्ड का अगर आप इस्तेमाल करो कि मैं पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करते रहता है और फिर वे हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। तो इस वर्ड को ऐड करने से पता चल गया कि ये किस चीज़ को बोध करा रहा है। तो ये बोध करा रहा है इरिटेशन को, और इरिटेशन का बोध करा रहा है, इसलिए ये आर ऑलवेज कंप्लेनिंग जो है कंटिन्यूअस में, ये करेक्ट है। और 5वां का डिस्कस कर ही चुके हैं। तो समझ गए कि ऑलवेज का यूज हम क्या करेंगे, बाकी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख रहे हैं, लेकिन ऑलवेज का इस्तेमाल हम अगर कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो उससे पता होना चाहिए किस चीज़ का, इरिटेशन का। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आगे जरा देख लो कॉन्सेप्ट नंबर 12। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है स्पेशल यूज ऑफ ऑलवेज एंड नेवर। यहाँ पर ऑलवेज एंड नेवर का इस्तेमाल जरा देख लो क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि ही ऑलवेज टेक्स एक्सरसाइज। यहाँ पर रूल क्या कह रहा है? स्पेशल यूज ऑलवेज और नेवर के सेंस में इनके साथ जो भी वर्ब प्रेजेंट टेंस में आता है, आ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और फिर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। कंटिन्यूअस की बात नहीं कह रहा है। कंटिन्यूअस में एक ही केस होता है ऑलवेज के साथ कि वो किस चीज़ को शो करेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी। अगर आपको ऑलवेज दिख गया है ना, अगर वो ऑलवेज दिख गया कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो उससे खीज का पता चलता है, उससे इरिटेशन का पता चलता है। लेकिन यहाँ पर ऑलवेज और नेवर दोनों के बारे में बता रहा है कि आ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। रूल तो हमने इसके 2 रूल पीछे जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है कि वो एक्शन हैबिचुअल है ना, और फिर रेगुलर एक्शन है। तो उससे उसको क्या किस में रखना पड़ेगा? इंडिफिनिट में ही रखना पड़ेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में ही रखना पड़ेगा। ये तो फैक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, ही ऑलवेज टेक्स एक्सरसाइज, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऑलवेज से पता चला कि हैबिचुअल वाला एक्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है ऑलवेज और नेवर के केस में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ये करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर आई नेवर मिस माई मॉर्निंग प्रेयर, मैं मॉर्निंग प्रेयर को कभी मिस नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, नेवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, तो ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हैज़ ऑलवेज बीन, हैव नेवर सीन, हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर है तो उससे किसका पता चलता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है आपका। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो हमेशा से मेरा क्या रहा है? फ्रेंड रहा है। आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने ऐसे सुंदर जगह को कभी नहीं देखा पहले, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि कन्फ्यूजन क्या था कि ऑलवेज और नेवर के केस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता। अगर ऑलवेज के केस में फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसका मीनिंग जो है वो खीज को शो करता है, इरिटेशन को शो करता है, और सेंटेंस के मीनिंग से पता आपको चल जाना चाहिए कि वो इरिटेशन को शो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको इरिटेशन शो कर रहा है कि नहीं, अगर सिर्फ ये रहता तो गलत हो जाता, लेकिन इसके आगे जो दिया है इससे पता चलता है कि नहीं ये इरिटेशन को शो कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सारे रूल्स को आपने देखा और धीरे धीरे हम लोग और भी डेप्थ में जाएंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग टेंस के अंदर सीखेंगे। तो चलिए आज जो भी मैंने सीखा इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में और सब ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो भी सीखे अच्छा खासा सीखे। ध्यान देना, अगर ना समझ में आई हो कोई सी बात तो आप पीछे वापस करके देखना, वीडियो को 2-4 बार करके देखना, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। और नहीं बैठेगा ना तो पछताओगे आप। क्यों पछताओगे? क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके मेंस लेवल में। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देंगे, या तो क्लोज टेस्ट में कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, और फिर इस तरीके के रूल आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो आप पछताओगे अगर इन सारे रूल्स के से अगर आप अवगत नहीं हो तो आप पछताओगे, डेफिनेटली पछताओगे। तो इसलिए आपको 3-4 चैप्टर जो मैंने बताया कि जिसको गहराई से पढ़ना है ज़रूर पढ़ना, बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।